Everything looks in order, Captain. Thank you, flight attendant. We're ready for takeoff. Listen carefully. We are in control now. Everyone stay down. दुनिया शीत युद्ध के दौर में थी। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर था। इजराइल पहले से कई दुश्मनों से घिरा हुआ था, लेकिन 27 जून 1976 को जो होने वाला था वो इतिहास बदल देने वाला था। उस दिन एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 तेल अवीव से पेरिस के लिए उड़ान भरती है। विमान में लगभग 250 यात्री सवार थे। कुछ छुट्टियां मनाने जा रहे थे, कुछ अपने परिवार से मिलने, सब कुछ सामान्य था। फिर अचानक 4 लोग अपनी सीटों से उठे। उनके हाथों में हथियार थे। कुछ ही सेकंड में विमान पर कब्जा कर लिया गया। वे आतंकवादी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन से जुड़े थे। उनकी मांग थी इजराइल अपनी जेलों में बंद कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करे। विमान का रास्ता बदल दिया गया। पहले लीबिया, फिर 4000 किलोमीटर दूर अफ्रीका के देश युगांडा। एंटेबे एयरपोर्ट पर विमान उतरता है और यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है। उस समय युगांडा पर तानाशाह इडी अमीन का शासन था। वो खुद एयरपोर्ट पर आता है, मीडिया के सामने मुस्कुराता है, खुद को शांति का समर्थक बताता है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसकी सेना आतंकवादियों की मदद कर रही थी। बंधकों को एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल में बंद कर दिया गया। फिर एक और खौफनाक कदम उठाया गया। यहूदियों और इजरायली नागरिकों को बाकी यात्रियों से अलग कर दिया गया। गैर इजरायली यात्रियों को धीरे धीरे रिहा कर दिया गया, लेकिन 100 से ज्यादा इजरायली बंधक वहीं कैद रहे। कमरे में डर था, प्यास थी, अनिश्चितता थी। हर घंटे आतंकवादी धमकी देते, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो सब मारे जाएंगे। इजराइल में हड़कंप मच गया। सरकार के सामने कठिन फैसला था। क्या कैदियों को छोड़ दिया जाए या फिर असंभव लगने वाला सैन्य अभियान चलाया जाए? तभी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद सक्रिय हो गई। उन्होंने एंटेबे एयरपोर्ट का नक्शा ढूंढा, रिहा हुए यात्रियों से पूछताछ की, टर्मिनल के अंदर आतंकवादियों की पोजीशन समझी। एक गुप्त योजना तैयार हुई। नाम रखा गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसे बाद में एंटेबे रेड के नाम से जाना गया। योजना पागलपन जैसी थी। 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन के देश में जाना, बिना पकड़े गए उतरना, 30 मिनट में हमला करना और सबको सुरक्षित वापस लाना। 3 जुलाई 1976 की रात 4 C-130 हर्क्यूलीज विमान उड़ान भरते हैं, पूरी तरह रेडियो साइलेंस में। कमांडो जानते थे अगर मिशन फेल हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध छिड़ सकता है। रात करीब 11 बजे विमान एंटेबे एयरपोर्ट पर उतरते हैं। 2 जीप, एक काली मर्सिडीज आगे बढ़ती है ताकि लगे जैसे इडी अमीन का काफिला है। कुछ सेकंड की खामोशी। मोसाद का मकसद साफ था, हमें इस घटना को अच्छे से अंजाम तक पहुंचाना होगा। मोसाद के लोग गाड़ी में आराम से बैठकर आतंकवादियों की ओर बढ़ रहे थे। तभी आगे चेकपोस्ट दिखा। इडी अमीन की आर्मी ने रोकना चाहा और फिर गोलियों की आवाज गूंज उठती है। कमांडो तेजी से टर्मिनल में घुसते हैं। आतंकवादियों को निशाना बनाया जाता है। युगांडाई सैनिकों के साथ भी मुठभेड़ होती है। पूरा ऑपरेशन लगभग 30 मिनट चलता है। 102 बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। उन्हें तेजी से विमान तक लाया जाता है, लेकिन इस जीत की कीमत भी थी। ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे कमांडर योनाथन नेतन्याहू गोली लगने से शहीद हो गए। उनकी शहादत ने इस मिशन को और भी भावनात्मक बना दिया। जब विमान बंधकों को लेकर इजराइल पहुंचा, एयरपोर्ट पर हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। गले मिलना, आंसू, खुशी और गर्व। दुनिया स्तब्ध थी। इतिहास में पहली बार किसी देश ने इतनी दूर जाकर अपने नागरिकों को छुड़ाया था। और अब सवाल, इडी अमीन का क्या हुआ? ऑपरेशन के बाद उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बुरी तरह गिर गई। 1979 में तंजानिया की सेना और विद्रोहियों ने उसे सत्ता से हटा दिया। वो देश छोड़कर भाग गया, पहले लीबिया, फिर सऊदी अरब। 2003 में निर्वासन में ही उसकी मौत हो गई। एक तानाशाह जिसका अंत गुमनामी में हुआ। लेकिन ऑपरेशन थंडरबोल्ट आज भी इतिहास में जिंदा है। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये संदेश था, अपने लोगों को कभी अकेला मत छोड़ो। और अभी वर्तमान में इजराइल का राजा नेतन्याहू है, जो अपने दुश्मनों को सोचने तक का नहीं देता। इजराइल दुनिया के घातक देशों में से कम नहीं, अपने चारों ओर दुश्मनों से घिरे एक ऐसा देश इजराइल है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।